ये जो मनाजिर आपने देखे कोई नए मनाजिर नहीं हैं। कराची में आपको रोज़ाना एक ऐसा एहतजाज कहीं ना कहीं मिलेगा। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ हर सियासी, मजहबी या लिसानी झगड़ा के माखज़ जो है वो ज़मीन होती है कि ज़मीन किसी तरीके से कब्ज़ा ली जाए। और इतने कब्ज़े हो चुके हैं कि अब इदारों को भी नहीं पता कि कौन सी ज़मीन किस इदारे ने कब किसके हवाले कर दी, किस तरह वो कानूनी हो गई जो कि गैर कानूनी थी। कोई पार्क कराची का नहीं बचा है कि जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात ना हुई हों। कोई नाला ऐसा नहीं है जिसके अतराफ़ में नाजायज़ तजावुज़ात ना हों। मगर ये कैसे हुआ? ज़ाहिर है आज ये कोई पिछले 2 महीने की बात नहीं है, ये शायद पिछले 4 अशरों की बात है। तो आज जो ये मुज़ाहरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने हुआ, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में एक बेंच ने जो गुजर नाला और औरंगी नाला उसके गिर्द जो तजावुज़ात थे उनके मुतासरीन की अपील ख़ारिज कर दी और जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना था कि ये इस पर कार्रवाई रोक दी जाए गुजर नाले के अतराफ़ में, उसको भी ख़ारिज कर दिया। वहाँ पर जो मुतासरीन के वकील थे फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, वो पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि ये ज़्यादातर जो लोग हैं जिनके मकान गिराए जा रहे हैं उनके पास कानूनी लीज़ है और चीफ जस्टिस ने उन लीज़ के ऊपर ज़ाहिर अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया। फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि गरीबों के मकान तो गिराए जा रहे हैं मगर ऐसे बहुत से अमीरों के भी मकान हैं जिनकी लीज़ भी नहीं है मगर उनको छोड़ा जा रहा है। तो आज कोर्ट में क्या हुआ, हमारे साथ फैसल सिद्दीकी मौजूद हैं। फैसल, ये मामला है और जिस तरह से इसको टैकल किया जा रहा है तो अब मुतासरीन के पास क्या चॉइस है? देखिए, पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा स्टांस क्या है। जी, हमारा स्टांस ये नहीं है कि ये जो गुजर नाला है और औरंगी नाला है इसको साफ़ ना किया जाए, इसको क्लियर ना किया जाए। हमारे बुनियादी तौर पे 2 कंटेंशंस थी। पहली तो ये थी कि ये जो गुजर नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं ये तो बिल्कुल इनको हटाया जाए, लेकिन ये जो हुकूमत 30 फीट रोड दोनों साइड्स पे बना रही है इन दोनों नाले के, इसका ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना ये कानूनी तौर पे वो बना सकते हैं। और ये जो 2/3 डेमोलिशंस हो रही हैं गुज्जर नाले के ऊपर और औरंगी नाले के ऊपर, ये वो डेमोलिशंस नहीं हैं जो नाले के ऊपर हैं, ये वो डेमोलिशंस हैं जो हुकूमत कर रही है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ये 30 फीट रोड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नाला। तो हमारा पहला तो ये था कि भाई बिल्कुल आप ये नाले जो हैं क्लियर करें इंक्रोचमेंट से, लेकिन ये क्या है कि आप लोगों के लीज्ड घर डिमोलिश कर रहे हैं 30 फीट राइट रोड बनाने के लिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नाला। अगर आपको रोड बनानी है उसका एक तरीक़ेकार है, कानून में एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसके तहत आप वो लैंड एक्वायर करें इन लोगों से, उनको एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन दें और फिर आप रोड बना सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा कहना था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने जहां डेमोलिशन का ऑर्डर दिया था और वो सिर्फ इंक्रोचमेंट्स के हद तक दिया था, और लीज्ड हाउसेज नॉट ऑन द नाला बट ये जो रोड के लिए ये ज़मीन ले रही है हुकूमत, उसके ऊपर अगर किसी का लीज्ड हाउस है तो उसको इंक्रोचमेंट किस तरह करार दिया जा सकता है? इंक्रोचमेंट का तो बुनियादी मतलब होता है कि किसी के पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट ना हो। तो मेरे ख्याल में मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और हमें सही तरह सुना भी नहीं। उस पर भी मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि इससे हज़ारों ख़ानदान अफेक्ट होंगे, कोई 40,000 के ऊपर लोग हैं जो डिस्प्लेस होंगे इसकी वजह से। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? जी जी, वो तो जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर ही पता लगेगा। तो जी आप कुछ फैसल में ये कहता है कि चीफ जस्टिस ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने कहा कि अगर इन लीज़ के मामले का जायज़ा लिया जाए तो सारी की सारी लीजेस जो हैं वो जाली निकलेंगी, साबित होंगी। तो अगर
मुझे ज़रा समझाइए कि वो जो लीजेस हैं वो किन अथॉरिटीज़ ने इशू की हैं और सुप्रीम कोर्ट कैसे कह रही है कि इनको अगर इनका जायज़ा लिया जाए तो सब की सब जाली साबित होंगी। देखिए, ये जो लीजेस हैं ये 4 डिफरेंट अथॉरिटीज़ ने इशू की हैं। ये सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने इशू की है, कुछ केडीए ने इशू की हैं, कुछ केएमसी ने इशू की हैं, कुछ सीडीजी के ने इशू की हैं। अब ये कहना कि बग़ैर उन लीसेस को देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक लीज को भी खोल के नहीं देखा, और ये कहना कि ये सारी की सारी लीजेस जाली हैं या हो सकता है जाली हों, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है मेरी नज़र में। ठीक है, अगर ये जाली हैं या अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ख्याल है कि ये बैक डेट में बनाई गई हैं, मैं कहता हूँ आप इनको एग्जामिन करें और जिनकी ये लीजेज हैं उनको जेल भेज दें। लेकिन बग़ैर एक ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किए किसी की प्रॉपर्टी के टाइटल पे इस किस्म की बात कहना, मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है और गैर कानूनी है। आप एग्जामिन करवाएं, अगर जाली हैं आप उनको जेल भेज दें, लेकिन अगर वो असली हैं तो आप उनके घर नहीं तोड़ सकते। फैसल साहब, यकीनन आपने यही नुक्ता कोर्ट के सामने भी रेज़ किया होगा कि और जितने भी हम रिहायशियों की बातें सुन रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि जी हम तो 70 की दहाई से यहाँ हैं और ये हैं हमारी डॉक्यूमेंट्स जो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों ने ही उनको दी थी। तो जब आपने कोर्ट के सामने ये कहा कि जी अगर जाहिर है कि अगर कोई मुझे पेपर देता है कि ये जगह आपकी है और वो हुकूमत की तरफ से, मैं तो क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं जाके अपना घर बना दूंगा। बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद पता लगता है कि सर नहीं, ये तो गैर कानूनी है, मेरे घर को बुलडोज़र किया जाता है। लेकिन जिन्होंने ओरिजिनल ये क्राइम किया था, ये फेक अलेजिडली फेक लीज बनाने का, उनका कुछ नहीं होता। जब आपने ये बात की कोर्ट के सामने तो क्या आपको जवाब मिला? देखिए, बात ये है कि, और मुझे ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसमें प्रॉपर ड्यू प्रोसेस नहीं दिया जाता, सही तरह सुना नहीं जाता, और ये बड़ा ही ख़तरनाक ट्रेंड है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास तो कोई और कोर्ट है ही नहीं जाने को। तो ये तो वो कोर्ट है जिसको आपको सही तरह सुनना चाहिए, और यही रीजंस है कि ये बातें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती और प्रिजम्पशंस पे चला जाता है कि ये लीज जाली है। अगर आप ये कहेंगे कि भाई फिर जो लोग आज आके हमारे घर तोड़ रहे हैं वो तो वही लोग हैं जिन्होंने लीजेस इशू किए हैं, तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन देते? लेकिन ये वक्त ही नहीं होता कि ये बात की जा सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड शुरू हो गया है। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये प्रिजम्पशंस पे चीज़ें चल रही हैं कि जो गरीब आदमी है इस शहर में वो इंक्रोचर है, जो इस शहर में बिल्डिंग बनाता है या बिजनेसमैन है वो किसी माफिया का पार्ट है, जो इस शहर में पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है वो ज़रूर इनकॉम्पिटेंट और करप्ट होगा। ये प्रिजम्पशंस लेके और फिर ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। बड़े मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए बड़ा सोच समझ के मेरे ख्याल में ये प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि कोई और फोरम नहीं है। देखिए, हमारे खिलाफ कोई फौजी एक्शन लेता है हम कोर्ट आ सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई पॉलिटिशियन एक्शन लेता है हम कोर्ट आ सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई सिविल सर्वेंट एक्शन लेता है हम कोर्ट आ सकते हैं। अगर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ही नाइंसाफ़ी करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई फोरम ही नहीं है। तो मेरी इल्तिजा है सुप्रीम कोर्ट से, वो जो फैसला करना चाहते हैं करें, लेकिन एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के पास इत्मीनान से कूल हेडेडली सुन के, विदाउट एनी प्रिजम्पशन सुन के कि ये सब चोर हैं जो उनके सामने खड़े हुए। प्लीज़ इन चीज़ों को बड़ा केयरफुली देखने की ज़रूरत है। इसमें हज़ारों लोग, माएँ, बच्चे, बूढ़े कल डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनके घर टूट जाएंगे। 40-50 हज़ार लोग इस शहर में सड़कों पे होंगे। अगर वो इंक्रोचर्स हैं, अगर वो चोर हैं, अगर उन्होंने जाली करे, सबको जेल में बंद कर दें। लेकिन अगर वो नहीं है तो उनकी बात ज़रा सुन लें और उनके साथ इंसाफ करें। अच्छा फैसल, आपने ये भी कहा था कि, और अपनी बात में भी कहा कि गरीबों के मकान गिरा देते हैं। आपने अदालत में भी ये कहा कि अमीरों के
वो घर जिनकी लीज भी नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। फिर आपने DHA की भी बात की, मैं बहरिया टाउन की भी बात कर लेता हूँ, मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो ज़मीन जो कि बिल्कुल एक लोअर इनकम तबके के लिए मुख्तस थी, वो किस तरीके से आगे दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज़ भी करार दे दिया। तो ये क्या गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग है और ताकतवर के लिए तो बिल्कुल ही अलग है? देखिए, मेरी नज़र में दो डेंजरस ट्रेंड्स हैं। एक तो ये है कि हमें ये नज़र आता है कि जब बहरिया टाउन होगा और बनी गाला होगा तो उनके लिए रेगुलराइजेशन है, और जो गुज्जर नाले के अफेक्टीज़ हैं उनके लिए डेमोलिशन है। तो ये जो एक ट्रेंड नज़र आता है कि रेगुलराइजेशन फॉर द रिच, डेमोलिशन फॉर द पुअर, ये ज़रा सा सुप्रीम कोर्ट पे इसको गौर करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तो प्रॉपर्टीज़ रेगुलराइज हो गई। एक प्राइम मिनिस्टर साहब की थी, एक मलिक रियाज साहब की थी। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी डेंजरस ट्रेंड ये है, और मैं चीफ जस्टिस साहब की हद तक ये कहूँगा कि वो ये नहीं देखते कि ये अमीर है या गरीब है, लेकिन वो जो चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो इससे भी डेंजरस है कि जी अमीर हो इस मुल्क में या गरीब हो, उसकी सुनवाई होना ज़रूरी है, उसके साथ इंसाफ होना ज़रूरी है, उस कानून के मुताबिक उसके साथ इंसाफ होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि इस शहर में जिस तरह ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, यहाँ ना अमीर को इंसाफ मिल रहा है, ना गरीब को इंसाफ मिल रहा है, ना उनको सही तरह सुना जाता है जो अमीर होंगे, ना उनको सही तरह सुना जाता है जो गरीब होंगे। ये प्रोसीडिंग्स जो है ये बहुत रश्ड हैं, ये बहुत इमोशनल हैं। मेरे ख्याल में इनको ज़रा सा कूल डाउन करने की ज़रूरत है, और इन प्रिजम्पशंस के साथ नहीं चलने की ज़रूरत है कि भाई सब गरीब चोर हैं, सब डेवलपर्स माफिया हैं, सारे पब्लिक सर्वेंट्स इनकॉम्पिटेंट और चोर हैं। ज़रा सा लोगों को लगे तो उनकी सुनवाई हो रही है, उनके साथ इंसाफ हो रहा है, फिर आप उनको फांसी की सज़ा दे दें वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उनको लगेगा कि उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिल रही है तो इस कोर्ट की लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाएगी। मुझे बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। ठीक है फैसल, हमारे साथ रहिएगा। तौहीद साहब हमारे मौजूद हैं, मोहम्मद तौहीद अर्बन प्लानर हैं और कराची के मामलात को खसूसन मास्टर प्लान, अब वो पता नहीं है भी मास्टर प्लान अच्छा, के नहीं है, उसको उस पर न सिर्फ उसका इदराक है बल्कि उन्होंने देखा है कि कराची में किस तरीके से रेगुलराइजेशन हुई। अब जैसे फैसल कह रहे थे कि ये कोर्ट का डिसीजन होगा कि वो रेगुलराइजेशन सही थी या गलत थी। तो तौहीद ज़मीन का तो खेल है, मगर जब इतने सारे हुकूमती इदारे मुलव्वस हो जाएं तो गरीब के पास गरीब की लीज़ को आप बिल्कुल यकमुश्त कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, पहले मास्टर प्लान की हम बात करते हैं कि जी शहर कराची के तकरीबन 5 मास्टर प्लान जो है, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद जो आए वो 5 मास्टर प्लान आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई एक भी जो है वो गैजेट या नोटिफाइड जो होता है वो नहीं हो सका। उसमें से कुछ कंपोनेंट लिए गए और कुछ पे काम किया, वो प्रोजेक्ट बेस काम होते रहे और वो आगे चल कर फिर वो चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो सकी। पहला तो ये मसला। अभी इस वक्त जो मास्टर प्लान जो कि अपनी आखिरी मतलब जो है टाइम पीरियड में दाखिल हो गया, जो कि कहलाता है कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020, ठीक है ना, ये 2007 में तकरीबन ये सामने आया था। इसका एक बहुत अहम कंपोनेंट है जो ये बात ही ये करता है कि स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कच्ची आबादीज़ एंड रेगुलराइजेशन प्रोग्राम, यानी वो एक कंपोनेंट है 2007 में भी। अगर हम समझते हैं कि अगर वो इन कच्ची आबादीज़ की इम्प्रूवमेंट पे काम और इनको प्रॉपर रेगुलेशन के प्रोग्राम के तहत उस मास्टर प्लान पे अगर इस कंपोनेंट पे अमल हो जाता तो आज हम ये चीज़ें कम से कम फेस नहीं कर रहे होते, वो चीज़ें फेस आउट हो चुकी होती। अगर चले हम मानते हैं कि जी इदारों ने अपनी गफलत से, लापरवाही से या किसी भी अंदाज में पहले किसी वक्त में लीज दी, तो अब तक तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी होती हैं। 2007 से आज हम 2021 में खड़े हैं। लेकिन हमने चूँकि ये तय किया हुआ है कि मास्टर प्लान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि जो अगर बन जाए तो किसी भी तौर पे उसको रद्दी की टोकरी में डाल देना है और उस पर अमल तो किसी सूरत करना ही नहीं है। तो ये जो मास्टर प्लान की बहुत दफ़ा बात हो रही होती है, मैं आपसे एज ए लेमन भी पूछ रहा हूँ। जैसे चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने बार बार बात की है कि हमें कराची मास्टर प्लान पर वापस जाना है, मुझे वही कराची चाहिए जो 30 साल
पहले का कराची था। ये किस सन के मास्टर प्लान की बात? अच्छा, ये जो बात करते हैं ये फिर वो 68 और 78 का जो मास्टर प्लान का टाइम पीरियड है, हाँ। उस वक्त जो मास्टर प्लान आया था उसके बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो हमें मिलते हैं, ठीक है ना। ये उसकी बात करते हैं, यानी ये कहते हैं कि जी 40 साल पहले का जो कराची है वो उस सूरत में नज़र आ जाए, लेकिन उस वक्त की कराची की डेमोग्राफिक, अर्बन स्प्रॉल, डेंसिटी, हर चीज़ समझ लें तब्दील हो चुकी है उस वक्त के कराची में और आज के कराची में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, कि मैं एज ए शहरी मैं चाहूँ कि यार मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कराची मास्टर प्लान, कहाँ मिलेगा ये? अच्छा, कराची मास्टर प्लान जो है मुख्तलिफ, आप अगर सर्च करें डायरेक्टली तो मुख्तलिफ वेबसाइट पर इसके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, हाँ। और बाकायदा जो है डॉक्यूमेंट है, उसमें चैप्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, हर चीज़ को एड्रेस किया जाता है। यानी अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट ज़रूर होता है, लेकिन कुछ जगहों पे वही बात कही ना कि इम्प्लीमेंटेशन फेज तक आते आते अगर वो चीज़ें फेलियर हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन क्या, वो तो नोटिफिकेशन यहाँ पे कहना और डायरेक्ट कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई इसलिए उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो अभी तो ये एक हवाई डॉक्यूमेंट है और कोई भी मास्टर प्लान जाहिर है पार्कों को और स्कूल्स को और उनके ऊपर कब्जे को तो जायज़ करार नहीं देता। इसी बारे में बात करेंगे इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, उस बारे में आज हेयरिंग हुई और जाहिर है सिंध गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। चीफ़ जस्टिस ने पहले भी लेते रहे हैं और क्यों ना लें, क्योंकि तमाम इदारे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के ही अंडर आते हैं। आज भी जो चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उन्होंने कहा है कि सारे रफाई प्लॉट्स में, यानी जो एमनिटी प्लॉट्स होते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पैसे दें और जो करना है करवा लें। अदालत ने हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर जो है सिंध हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत जो है वो सिंध में हुकूमत है ही नहीं, सबसे बद इंतज़ाम सूबा है, सारा निज़ाम कनाडा से चलाया जाता है। उन्होंने कहा, एक साहब हैं कोई यूनुस मेमन साहब जो कनाडा से चला रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हमने 1 साल पहले सिंध हुकूमत को कहा था कि ये नाले जो हैं ये साफ़ कर दें, उनसे अभी तक ये नाले साफ़ नहीं हुए। तो हमने सोचा कि सिंध हुकूमत का वर्जन भी ले लें कि वो क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही कहा कि तमाम इदारे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के ही अंडर आते हैं, और जो लीजेस कानूनी गैर कानूनी जो भी हुई हैं, बहरहाल रिस्पॉन्सिबल तो सिंध हुकूमत ही है। जी, शो से पहले हमारी बात हुई सईद गनी साहब से, और पहला सवाल उनसे यही पूछा कि अब बार बार हम ये देखते हैं गुज्जर नाला के केस में और भी मुख्तलिफ केसेस में कि लीज जारी हो जाती है और ऑफिशियल होती है, MDA डे, KDA डे, जो भी दे, और फिर सालों बाद या कभी कभी दिहाइयों बाद ये पता लगता है कि जी ये तो था ही गैर कानूनी। तो नज़ला जो गिरता है वो रिहायशियों पर ही गिरता है, और अमूमन गरीब जो होते हैं रिहायशी उन पर ही गिरता है। तो सईद साहब, सवाल ये था कि ये जो इदारे हैं जो सिंध हुकूमत के अंडर ही आते हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है या नहीं? ज़्यादातर इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि आपके इल्म में होगा कि एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि जितनी भी कमर्शलाइजेशन हुई है, जो स्टेटस चेंज हुआ है लैंड यूज का, उसको गवर्नमेंट रिव्यू करे और ये गलत में और कंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं इत्तेफाक से उस कमेटी का भी मेंबर था जिसने ये पॉलिसी ड्राफ्ट की थी जब बैक इन 2001 जब ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था उस वक्त। अच्छा, उसमें हमने बताया कि जी ये सड़कें होंगी, इस तरह से चेंज ऑफ लैंड यूज हो सकता है, इसकी ये फीस होगी और इस तरह से आप करके करा सकते हैं। वो पॉलिसी जो है वो अदालत में चैलेंज हुई और अदालत ने उस पॉलिसी को दुरुस्त करार दिया कई बरसों बाद मुकदमा चले। अच्छा, उस पॉलिसी के बाद मुख्तलिफ लोगों ने अपने प्लॉट्स जो रेजिडेंशियल थे या कोई और स्टेटस था उनका, तो उसको उन्होंने चेंज करके कमर्शलाइज करने के लिए अप्लाई किया। मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो कोर्ट में गए, कि कोई इस तरह चला गया कि जी पड़ोसी ने जाके केस कर दिया कि जी गलत कमर्शलाइजेशन हो रही है, कोई इस तरह चला गया कि जी मैं करना चाहता हूँ लेकिन डिपार्टमेंट मेरा नहीं कर रहा है, तो वो कोर्ट में गए और जो केसेस थे तो कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि जनाब इनको कमर्शलाइज कर दें या नहीं करें। ज़ाहिर है कि जो कोर्ट ने कह दिया नहीं करें वो तो नहीं हुए, लेकिन कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स पे कमर्शलाइज हुए। अब अगर उन केसेस को 10 साल 15 साल बाद एक और ऑर्डर आता है कि जी गलत
में वो सारा कर दे, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हो सकता है गलत हुआ, मैं इस पर नहीं बहस करता, इदारों ने गलत किया होगा, हमने गलत किया होगा, लेकिन वो लोग जो उन प्रोजेक्ट्स में जाकर इन्वेस्ट करते हैं, अपने घर लेते हैं, और वो एक ड्यू प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करते हैं सारे लोग। बिल्डिंग कंट्रोल की अप्रूवल होती है, हर चीज उनके पास होती है, लेकिन उसके बाद अगर ये हो तो फिर लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। और आज अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगी और वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे, तब भी लोगों को ये खदशा रहेगा कि जी 10 साल बाद 15 साल बाद कोई एक फैसला आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि ये गलत है, तो हमें इसमें नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इसके ऐसे पहलू होते हैं जिस पर गौर करने की जरूरत होती है, ये मुश्किलात होती हैं। अब जो बात आपने पूछी कि जी गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या एक्शन करेगी, मुझे बताइए कि अगर एक प्लॉट कमर्शियल हुआ है किसी अदालत के ऑर्डर पर, तो किसी शख्स ने किया है, हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अगर किसी शख्स ने कोई कमर्शियल किया है प्लॉट, एज पर पॉलिसी किया है, जो अप्रूव पॉलिसी है, जिसको कोर्ट ने भी कहा है कि ये पॉलिसी ठीक थी, हम उस पर क्या कर सकते हैं? हाँ, जाली लीजें अगर किसी ने दी है तो वो हर सूरत में जाली है, किसी भी पर उसको कहेंगे जाली है, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन उसमें फिर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं कि एक अगर जाली लीज जो है आज से 20 साल 40 साल पहले दे दी गई है, और वो कोई एक शख्स वहां के रहा, फिर उसने किसी और को बेचा, फिर तीसरे को बेचा, फिर चौथे को बेचा, तो फिर हम कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? उस अफसर को तो हम ढूंढ सकते हैं जी किसने किया, लेकिन जो शख्स वहां रह रहा है उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, इसमें इतना आसान नहीं होता है कि जी कोई कह दे कि जी लीज कैंसिल कर दो, उठा के फेंक दो, घर तोड़ दो। गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल होता है इसलिए कि हमें उन घरों में, उन इमारतों में, उन बिल्डिंग्स के अंदर रहने वाले लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे तो सईद गनी साहब ने कहा कि बहुत सी चीज़ें कोर्ट के थ्रू भी जो हैं वो ऑथराइजेशन हो गई उनकी, मगर मैंने ये पूछा कि जनाब कोर्ट की बात को अगर साइड पे भी रखते हैं, जो तमाम इदारे हैं जो रेगुलराइज करते हैं और ओवर द टाइम प्रूव हुआ है कि गलत करते हैं, उनके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट ने खुद क्या किया है, तो सुन लीजिए उनका जवाब क्या था। वैसे मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। मेरी यूनियन काउंसिल जिसका मैं चेयरमैन भी रहा, नाज़िम रहा 2 मरतबा, वहाँ एक TP2 का प्लॉट है, बड़ा मशहूर केस है, ट्रीटमेंट प्लांट नंबर 2, वाटर बोर्ड की जमीन थी। मुस्तफा कमाल साहब के दौर में वो जमीन गलत तौर पर कुछ लोगों को अलॉट कर दी गई। मैं एज ए यूसी नाज़िम उस पर शोर मचाता रहा, मैंने अदालतों को खुतूत लिखे, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखे, मैंने उस वक्त हुकूमत को लिखे, मैंने पुलिस को लिखे, मैंने काउंसिल में शोर मचाया, मीडिया पे बातें आई, किसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने। अब अगर वहां तामीरात हो गई, हजारों घर वहां बन गए, आज अगर कोई ये कहे कि जनाब उन हजारों घरों को तोड़ दे, तो मैं ये कहता हूं कि नहीं, उनको नहीं टूटा चाहिए। बात यह कि जब चीज हो रही थी तो मैं चीख रहा था, मैं रो रहा था, मैं आवाज उठा रहा था, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो उस वक्त जो लोग बैठे थे भाई तमाम जगहों पर, कोई उनसे पूछे ना कि उससे तो किसी ने नहीं किया। और उससे तो मैं कहना भी चाहता हूँ, उससे बहुत सारे लोग अपने अपने मुख्तलिफ ओहदों पर फायज थे जो आज बड़े ओहदों पर फायज हो गए, उससे तो किसी ने नहीं किया। तो जब टाइम होता है, और ऐसा नहीं कि अंधेरे में हो जाता है, वो चीजें तो ओपनली हो रही थी, शोर मच रहा था, रिकॉर्ड पर मौजूद है, अखबार में बड़ी बड़ी खबरें छपी, हमने बड़ा शोर में पिटा भी सिटी काउंसिल के अंदर उसी बुनियाद पर, लेकिन उससे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जब एक्शन लेने का वक्त होता है, उस वक्त बहुत सारे इदारे जो है वो एक्शन नहीं लेते हैं और खामोश रहते हैं किसी भी वजह से, और फिर एक वो पूरा शहर आबाद हो जाता है। उसके 20 साल बाद अगर आप कहेंगे कि सारा गलत हुआ था तोड़ दो, तो मैं समझता हूँ कि कसूरवार वो भी सारे लोग होते हैं जो सब खामोश रहते हैं और कुछ नहीं करते। हमने तो अपने हिस्से का काम सब किया होता है। वही सब बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल बनी, और जब वो बन रही थी तो उनको तोड़ने की कोशिश की गई, और फिर अदालत से स्टे आ जाता था, और उस स्टे के दौरान वो बन जाती थी। अब बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ ये इतनी सीधी चीजें नहीं है कि आप कहें कि जी ये पैसे देके बना लिया, गलत बना लिया। भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आपको उसको सबको देखना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ एक, क्योंकि वो आसान है कि हमारी दुर्गत बनाई जाए तो बना लेते हैं और किसी की तरफ किसी की नजर नहीं जाती, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये करोड़ों का शहर है, इन इमारतों में जिनको हम इलीगल कहते हैं या नाजायज कब्जा कहते हैं, उसके अंदर इस शहर के लाखों इंसान बसते हैं। अब किसी और के लिए प्रॉब्लम हो ना हो, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है कि गलत इमारत बंदी लोग रहते हैं, हमें उसका ख्याल करना है, उसका कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि भाई वो बंदा तो बेचारा बेघर ना हो ना जो उसके अंदर रह रहा है, उसको चीट करके उसको गलत घर दे दिया गया होगा, उसके साथ धोखा हो गया होगा, वो धोखे में आ गया होगा, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ, और ये बात मैंने पहले भी कही थी जिसकी कंटेंट आज भी मुझ पर कायम है, कि आपने अगर चीजों को सीधा करना है तो आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। गवर्नमेंट को रोंद कर ये चीजें सीधी हो सकती है। गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करें
और उसके लिए वक्त लगेगा। ये कोई 1 साल 2 साल में चीजें ठीक नहीं होंगी, आपको 10-15 साल लगेंगे। आप पूरा एक प्लान बनाइए, हमसे टाइमलाइन तय कीजिए कि जनाब ये जमीनें किस तरह किसको देनी है, किसको कहाँ लेकर जाना है, किस तरह ये बिल्डिंगें खत्म होंगी। अगर आज आप कहेंगे कि जी बिल्डिंग तोड़ दो, सबको पैसे दे दो, तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसे देगी? नहीं दे सकती है फौरी तौर पर। तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनना चाहिए जिसमें जुडिशरी में सपोर्ट करे, गवर्नमेंट के साथ खड़े हों, गवर्नमेंट को बताएं कि जी आपने क्या करना है, हम करने को तैयार जी। सपोर्ट करें और बिल्कुल करना भी चाहिए। मसला ये कि कराची में बहुत से ऐसे इदारे हैं जो ख़ुद ऐसी इमारतों पर काबिज़ तो शायद मैं ना कहूँ, मगर मौजूद हैं उनके दफातर जो कि उनके दफातर नहीं हैं। मसलन रेंजर्स का हेडकोार्टर्स जो है जिना कोर्ट्स के है और वो है। उसके अलावा आज जहाँ सुप्रीम कोर्ट की ये समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, तो उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये एक म्यूज़ियम की जगह थी। तो सईद साहब, क्या ऐसा ही है? जी, म्यूजियम की ज़मीन भी है और जो पार्किंग है वो नाले के ऊपर नाले पर है। तो ये सूरत हाल है। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुना आपने। हम दोबारा आपकी तरफ आते। तौहीद साहब, क्या करें, इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बल्कि मेरे ख्याल में एक वक्फ़ा ले लेते, वक्फ़े के बाद सीधे हम आपके पास ही आते हैं। वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि कराची सुप्रीम कोर्ट की जो कराची रजिस्ट्री है, वो जो ज़मीन पे बनी है वो ओरिजिनली एक म्यूज़ियम के लिए अलॉट की गई थी। अच्छा, वो म्यूज़ियम कभी बना नहीं, और ये जो अलॉटमेंट हुई थी ये थी जो 60 साल पहले कराची का मास्टर प्लान बना था। फिर जाहिर है कि जब ज़रूरत पड़ी ज़मीन की टू मेक द कराची रजिस्ट्री, तो क्योंकि ये जगह खाली थी तो ये जगह अलॉट हो गई। ये बात कहने का मकसद ये है कि 60 साल पुराने प्लान पर आप 2021 के कराची को नहीं चला सकते थे। उस वक्त मेरे ख्याल आबादी कितनी 10% भी नहीं होगी जो अब है, और बहुत चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हम कोई सीक्रेट टेक्स्ट की तरह नहीं उठा सकते कि जी 70 साल पहले यहाँ पर एक पार्क बनना था, आपने यहाँ पर एक हाई राइज बना दी है। तो तौहीद साहब, अब जितनी भी हम बातें करते हैं मज़ीद कन्फ्यूजन ही पैदा हो रही होती है, और हमें ये नहीं समझ आती कि आगे क्या होगा। क्या ऐसे ही चलता रहेगा जी, ये कभी बुलडोज़र चलेंगे, फिर उसके खिलाफ एप्लीकेशन होगी, वो रिजेक्ट होगी, ऐसे ही चलता रहेगा ऑर्गेनाइज किया? देखिए, सईद गनी साहब की हमने बात सुनी, ठीक है, जो उनका स्टेटमेंट आया सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो बहुत मुनासिब है कि ठीक है जी, घर ऐसे ना तोड़े जाएँ, और उन्होंने कंपनसेशन की भी काफ़ी हद तक बात की। बिल्कुल हम उनसे एग्री करते हैं इस पर, ठीक है ना। और जहाँ तक हम तमाम रिसर्चर हैं, एकेडमिक्स और इसके अलावा एक्टिविस्ट और मुतासरीन भी, कोई भी तरक्याती मंसूबे के ख़िलाफ़ नहीं है। सब शहर कराची की तरक्की चाहते हैं। अब मसला कहाँ आता है, देखिए, ये तकरीबन पिछले साल सितंबर से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और करीबन 1 साल होने वाला है। अभी तक ये ब्लर है, सिंध गवर्नमेंट की अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, कि अभी तक ये ब्लर है कि इन मुतासरीन को आया कोई कंपनसेशन वाकई दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। फिर जैसे कि आपके सुनने में आया, हमने पहले भी प्रोग्राम में बैठ के बात की, अरफा के शो में मैं बात कर चुका हूँ कि जी 90,000 के इनको चेक दिए जा रहे हैं, जो कि 15,000 रुपये माहाना इनके किराए की मद में है, और ये 2 साल तक यानी कि 90,000 के 4 चेक दिए जाएंगे। पहली बात तो वो जो चेक की डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसमें बहुत सारे मसले की जी, हम खुद कौसर न्याजी कॉलोनी से लेकर सारी जगहों पे कराची अर्बन लैब की टीम के साथ, कराची बचाओ तहरीक के साथ, यूआरसी की टीम सब काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि एक घर पर 3 आईडी लगी हुई हैं और एक घर पर 3 फैमिली रहती है, लेकिन एक आईडी है। तो फैमिली यूनिट की जो डेफिनेशन है वो सारी कोलैप्स कर गई, पहला मसला। फिर जो लोगों का सोशल फैब्रिक है उसको कंसीडर नहीं किया गया। देखें, गुज्जर नाले के अराउंड जो है, अगर हम कहते हैं ना कि तकरीबन मोर देन 30 सेटलमेंट हैं, तो उसमें से 6 से 7 ऐसी हैं जो क्रिश्चियन, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर वहाँ से, जी बिल्कुल, तो अगर उनको वहाँ से हटाया जाता है, 4-5 घर वहाँ से, यानी हर आबादी से हम कहते हैं 20-30 घर ऐसे हैं जो कि इवेक्ट हुए, डिस्प्लेस हो गए, उनके लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, वो तो ऐसी जगह ही जाके तलाश करेंगे जहाँ पे उनको अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाएं। जबकि दीगर के लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है इतने। वो तमाम लेबर क्लास तबका है, वो लोग हैं जो 12-15 हज़ार रुपये कमाते हैं और घर में 10 अफराद हैं जो खाने वाले हैं। अब वो अगर किराए पर जाते हैं
जबकि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो स्ट्रिप डेमोलिश हुए हैं उसके पीछे ही जो आबादी है वही सेम आबादी है। वहां पर पहले 1-2 कमरे का मकान 4,000 रुपए किराए पर था। जैसे ये डेमोलिशन स्टार्ट हुई वहां पे किराए इस वक्त जो है 8 से 12,000 रुपए है। अब जो शख्स ये बताए ना, जो शख्स जो है वो यानी कि 12,000 रुपए कमाता है पूरे महीने में, उसको अपनी फैमिली भी चलाना है और वो किराए के घर पे जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्लान भी क्लियर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोगों के पास असल में ऑप्शन नहीं है कोई। आज आप देखते किस तरह लोग जो है मतलब एक तकलीफ में है, हम वहाँ जाके लोगों से बात करते हैं, किस कैफियत में लोग हैं ये कोई समझने पर तैयार नहीं है। चले सारी आप चीज़ें हटा दें, कानूनी मामला तमाम चीज़ें हटा दें, भाई इंसानियत के नाते आप इस मसले को देख लें तो मेरे ख्याल में सितंबर से अब तक कोई एक बहुत ही क्लियर जो होती है ना, मतलब कह लें डायरेक्शन तो आ जाती कम से कम कि जी हम ये करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और अभी 2 हफ्तों के अंदर अंदर मानसून भी दोबारा आ रही है। ये भी चेक्स की आपने जो बात की, मेरी आज जो सिंध हुकूमत में बात हुई वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन है वो वफाकी हुकूमत देगी। तो अभी तो ये नया झगड़ा खड़ा होगा जहाँ तक कंपनसेशन की बात है कि वो देगा कौन और कितनों को देगा। जैसे आपने खुद कहा कि किसी एक घर में 4-4 ख़ानदान रहते हैं, 4 यूनिट्स बने हुए हैं, मगर नाम वो एक शख्स के है। तो आप 2021 की कंपनसेशन की बात करें, मैं आपको बताता हूँ कि 2017 और 2018 में KMC ने ना कुछ वहाँ पर करते रहते हैं वक्त में, तो एक घर के कोई 4 कमरे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में गिरा दिए थे। सैफुल्लाह साहब हैं जिनका घर था और उनका कहना है कि यार 4 साल गुजर गए हमें एक पैसा नहीं मिला। ये आपकी कॉम्पनसेशन। अगर इन सारी बातों में से कोई नतीजा निकाले, बड़े नतीजे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पर ही फोकस करूँगा कि यार आप कुछ भी कर लो ना, गरीब ना पैदा हो, क्योंकि आप गरीब पैदा हो गए ना यार तो पूरे मुल्क का हर एक कानून आप पर लागू है। वो जो वसी जफर साहब एक ज़माने में नहीं कहते थे बिग आर्म ऑफ द लॉ, याद है बिग आर्म ऑफ द लॉ, बिग आर्म ऑफ द लॉ मुस्तकिल आपके मुंह पर ना पंच मार रही होगी। हर एक चीज़ आपकी गलती है और हर एक चीज़ की, हर एक जुर्म की सज़ा भी चाहे वो आपने किया हो या ना किया हो आपको ही भुगतनी है। जिस पे जोर चलता है बिल्कुल ऐसा वही होगा। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।